ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था हाउ कैन वी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस, के साथ साथ उसके एग्जांपल व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सब आप पढ़े हो। इसके साथ मैं आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम की इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपको पूछा जाए कि विच इज द बेस्ट semi-permeable membrane, which is the best semi-permeable membrane, synthetic membrane। तो बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आपको लिखना है बच्चों कॉपर फेरोसाइनाइड। ओके, Cu2 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसलिए उसको बॉक्स में लिखा जाता है। ओके, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है Cu2 FeCN6। ओके, Cu2 Fe हमारी बुक में नहीं है ये, लेकिन आपको बता दूं एंट्रेंस एग्जाम में एक बार आ चुका है और सभी रेफरेंस बुक में ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और इसलिए आपको याद रखना होगा। ओके, विच इज द बेस्ट सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसमें आपको याद रखना है Cu2 FeCN6 जिसको कहेंगे कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड, तो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना Cu2 FeCN6। ओके, बुक में भी ऐड कर दो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, फिर यहाँ पे एक नया प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, मतलब पाई मेथड, is called the best method for find out molecular mass of unknown substance। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको unknown substance का molecular mass find करना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को क्यों बेस्ट मेथड कहते हैं। Why osmotic pressure method is known as best method। ओके, आप जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्थ मेथड है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी है। तो यहाँ फोर डिफरेंट मेथड है, फिर भी व्हाई द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज कॉल्ड बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द मोलेकुलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। तो पहले तो फॉर्मूला लिखना है M2 is equal to WRT by pi V। This is the formula to find out molecular mass of unknown substance। Okay, लिखा है measurement of osmotic pressure provides another method of determining molar mass of solute। This method is widely used for determining the molar masses of proteins, polymers and other macromolecules। प्रोटीन, पॉलीमर एंड अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स, इन सभी के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड बेस्ट मेथड कही जाती है। द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज द एडवांटेज ओवर द मेथड एज प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर एंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। यहाँ पे आपको बता दूं व्हाई इट इज बेस्ट मेथड, क्योंकि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट मेथड लेनी है तो रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा 100 से या उससे भी ज्यादा। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड आपको यूज करनी है तो आपको दोनों को बड़े फ्रीजर में फ्रीज करना पड़ेगा, दोनों को मीन्स सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तो ही आपको डेल्टा TF मिलेगा। और वेपर प्रेशर एक ऐसी चीज है जिसमें इतना परफेक्शन नहीं होता है। तो आपको बता दूं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऐसी मेथड है विच इज यूजफुल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर भी ये मेथड यूजफुल होती है। ओके, दिस मेथड इज यूजफुल एज रूम टेम्परेचर ऑल्सो। सेकंड थिंग, molarity of the solution is used instead of molality।
आपको पता है कि कैपिटल एम मोलारिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम होता है, मोलारिटी के फॉर्मूला में वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है. Molarity depends on temperature, molality doesn't depend on temperature. So we can say that unit molarity is more perfect than unit molality. Molarity is more perfect than molality, and that's why these are three reasons why osmotic pressure method is best method. Okay. तीसरा रीजन मैं समझाता हूं आपको. आगे लिखा आपने प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड जैसे बायोमोलिक्यूल्स, फिर पॉलीमर और अदर मैक्रोमोलेक्यूल. मतलब लार्ज मोलेक्यूल्स जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उनके सॉल्यूशन डाइल्यूट होते हैं. कैसे समझाता हूं. जैसे कोई लिस्ट में लिखा है 240 kg लिमिट, तो 40 kg वाले 6% जा सकते हैं, 60 वाले 4 और 120 वाले 2. तो जैसे ही मोलिक्यूल लार्ज होता गया वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल कम हुआ कि नहीं. अंडरस्टूड. सेम वे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्योंकि देखो प्रोटीन एक पॉलीमर है. सिंथेटिक पॉलीमर्स जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, पॉलीप्रोपिलीन, आइसोब्यूटिलीन, नियोप्रीन, ये सब पॉलीमर्स जो है उसमें भी मोलेक्यूल बहुत बड़ा होता है. तो ऐसे मोलेक्यूल्स जो है उनका मोलर मास बड़ा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे. तो उनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, डाइल्यूट. तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स के, बराबर. So the technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solute is particularly useful for biomolecules as they are generally not stable at high temperatures and polymers have poor solubility. कहने का मतलब है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड बेस्ट है, क्योंकि उसका बेस ही कॉन्सेंट्रेशन पे है. लेकिन अगर मैं ऐसी बात करूं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की मेथड ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन में लूं तो मेरा डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ कितना आता है, हमारी बुक में नहीं दिया है लेकिन आपको बता दूं डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ 10⁻⁵ रेंज में आता है. 10⁻⁵. अब आप ही सोचो कि अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड पॉलीमर और सबके लिए लें तो इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, तो बच्चों वो इतना चेंज होगा 0.00001 इसके मल्टीपल में होगा. अब आप ही सोचो कि क्या इतना छोटा डिक्रीजमेंट इन बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट और इंक्रीजमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेबल है? बिल्कुल नहीं. मतलब इतना समझ रहे हो ना आप, इतना डिक्रीजमेंट पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल है तो मिजरेबल नहीं है. तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मेथड या फिर फ्रीजिंग पॉइंट मेथड जो है वो मेथड में आपको आंसर प्रॉब्लमेटिक आता है, मतलब चेंज ही नहीं लिखेगा आपको. लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर की तो डेफिनेशन ही कहती है कि डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड सॉल्वेंट जाएगा. तो इसकी उसमें मास्टरी है. तो सबसे पहला पॉइंट, रूम टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंट होता है. दूसरा पॉइंट, मोलारिटी इज मोर परफेक्ट देन मोलालिटी. तीसरा पॉइंट, macromolecule forms dilute solution, so measurable values of osmotic pressures are obtained. But we can say that delta TB and delta TF method is not useful for it. और सबसे लास्ट में osmotic pressure method is useful method at room temperature. Osmotic pressure method is useful at room temperature. So any type of solution can give perfect molecular mass. But if you are taking boiling or freezing method, so some molecule cannot give that experiment.
जस्ट लाइक प्रोटीन सॉल्यूशन बनाया है, so in that protein aqueous solution, if we take boiling point elevation method, so it is not possible because at higher temperature there is a denaturation of protein. प्रोटीन जो है वो पीपीटीज में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। जैसे एग्स फैट को अगर हम एक्वायर्ड सॉल्यूशन में रखें, एग्स प्रोटीन होता है, एग एल्ब्यूमिन कहते हैं उसको, अगर हम वाटर में लेके उसको बॉईल करेंगे तो बॉईल होने से पहले वो ऑमलेट बन जाएगा, तो पूरा स्ट्रक्चर ही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। So at higher temperature, protein cannot give this boiling point elevation or freezing point depression. बराबर, इसलिए room temperature method is very useful. So these are reasons, okay, behind why osmotic pressure method is called best method for finding molecular mass of unknown substance. Now next question of 2 marks is that, next question of 2 mark, that is, क्या है वो क्वेश्चन है कि explain 3 definition by example what is isotonic solution, okay, what is hypertonic solution and what is hypotonic solution. Understood? तो 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन कौन से? explain isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solution. ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन नाम से ही होगी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर उसको ऐसा भी बोलते हैं आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो सीधी बात है ना, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर at a given temperature is called isotonic solution. Two solution having same osmotic pressure at a given temperature, it is known as isotonic solution. Okay, डिफाइनाइट टेम्परेचर पे अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। Which solutions are separated by semi-permeable membrane, so no osmosis occurs between them. उनके बीच में osmosis नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया है, the osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell is equivalent to the 0.9% mass by volume sodium chloride solution. Okay, लिखा है, the osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell is equivalent to that of 0.9% weight by volume sodium chloride solution. Weight by volume sodium chloride solution. तो the osmotic pressure associated, हमारे ब्लड में जो osmotic, हमारे ब्लड में जो ब्लड सेल्स है उसके अंदर सेल फ्लूइड होगा, क्या होगा? सेल फ्लूइड, और उसी सेल फ्लूइड से सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 0.9% W/V NaCl solution called normal saline solution. उसे नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन कहते हैं, and it is safe to inject intravenously, मतलब वो सीधा ब्लड में दे सकते हो उस इंजेक्शन को, बराबर, उसे सीधा ब्लड में दे सकते हो। आपको बता दूं कि ये जो ब्लड सेल है उसकी वॉल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर होता है सेल फ्लूइड, बाहर होता है अदर सॉल्यूशन ब्लड में। तो आपको बताओ, मेडिकल रीजन में सबसे पहले कोई भी इंजेक्शन देना हो या वैक्सीन देनी हो तो ये कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान में रखा जाता है। अगर आप सेम कॉन्सेंट्रेशन का इंजेक्शन हमारे ब्लड में सीधा दोगे तो उसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा, मतलब ब्लड सेल का सेल फ्लूइड वाटर बाहर नहीं आएगा और बाहर का वाटर अंदर नहीं जाएगा। नो ऑस्मोसिस अकर्स, तो उसे वैक्सीन की या फिर इंजेक्शन की रिएक्शन नहीं होती है।
लेकिन अगर हम एक काम करें, ब्लड में 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ऐड करें, if we place the cells in a solution containing more than 0.9% concentration, so water will flow out of the cell. Water will flow out of the cell and they would shrink. जैसे आप ब्लड में इंजेक्शन दे रहे हो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से ज्यादा है परसेंटेज में, तो आप समझ लो ब्लड सेल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस का रूल है लोअर टू हायर, तो सेल फ्लूइड का वाटर सब बाहर चला जाएगा, जिससे ये ब्लड सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। ओके, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा हो, उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? हाइपर यानी ज्यादा। If the osmotic pressure and concentration of second solution is more than first, so that second solution is called hypertonic solution. उससे opposite, if the salt concentration is less than 0.9% mass by volume, so the solution is said to be hypotonic solution. अगर concentration उस solution की 0.9% W/V से कम है, तो फिर बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हुई। अब ब्लड सेल्स, उसमें जो ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो लोअर टू हायर मतलब बाहर का सॉल्यूशन जो है NaCl का, उसका वाटर सॉल्वेंट ब्लड सेल में जाएगा। ओके, और पूरे ब्लड सेल को कोलैप्स कर सकता है, तोड़ सकता है। इसलिए लिखा है वाटर विल फ्लो इनटू द सेल इफ प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन एंड दे वुड स्वेल, वो फट जाएंगे। ओके, so this is example and explanation about what is a hypertonic solution, hypotonic and isotonic solution. आपने सुना होगा कभी कभार कोई वैक्सीन या इंजेक्शन लेने से शिकायतें आती है कि जैसे इंजेक्शन लेके आए तो नॉर्मल फीवर हो जाता है, या फिर हेडेक हो जाता है, या फिर कोई इन्फेक्शन जैसा या फिर कोई एलर्जी जैसा होता है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि उसको रिएक्शन आया, इंजेक्शन का रिएक्शन आया। दैट रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंजेक्शन सॉल्यूशन का था वही प्रेशर ब्लड से मैच नहीं हुआ, और उसी वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है, इसे जनरली कहते हैं रिएक्शन आया। तो इन शॉर्ट 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड उसके एग्जांपल्स आप समझ सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हैं, बराबर। जो आगे पढ़े हैं वो भी, और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। लिखा है द फिनोमिना मेंशन्स इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन can be explained on the basis of osmosis. A raw mango placed in concentrated salt solution loses water via osmosis and shrivel into pickle. Shrivel in pickle. फिर लिखा है wilted flowers, जो आगे भी पढ़े हैं, wilted flowers revive then placed in fresh water. A carrot that has become limp because of water loss, मतलब आपको पता है वो नर्म हो जाता है, लिम्प का मतलब है नर्म हो जाता है वाटर लॉस से। into the atmosphere can be placed into the water making if firm once again, मतलब वो वापिस मजबूत हो जाता है अगर उसको पानी में रखा जाए, बराबर। कैरेट जो है उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखोगे तो
वेपराइजेशन से पानी चला जाता है तो हो जाएगा जनरली लिम्प। लेकिन अगर आपको उसे वाटर में रखना है तो वाटर में रखने से वो फर्म हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है। फिर मैंने बात करी वैसे वाटर विल मूव इनटू इट्स सेल्स थ्रू ऑस्मोसिस, वो उसके सेल में ऑस्मोसिस से जाता है। When placed in the water containing less than 0.9% mass by volume salt, blood cells swell due to flow of water in them osmosis। अगर 0.9% से कम concentration का इंजेक्शन ब्लड में लगाया तो सॉल्यूशन का वाटर ब्लड सेल के अंदर चला जाता है, जिससे वो स्वेलिंग हो जाता है, मतलब कोलैप्स हो जाएंगे वो ब्लड सेल्स। People taking a lot of salt or salty food experience water retention in tissue cells and intracellular spaces because of osmosis। जिनको ज्यादा सॉल्टी फूड पसंद है या सॉल्ट ज्यादा खाते हैं, उनकी टिश्यू सेल्स में और इंटर सेल्यूलर स्पेसीज में वाटर रह जाता है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। द रिजल्टिंग puffiness or swelling is called edema। Resulting puffiness and swelling is called eczema, मतलब आर्थराइटिस भी कहते हैं उसको, जिससे सूजन आ जाती है जॉइंट्स में और सभी जगह पे, उसे एडेमा कहा जाता है। Water movement from soil into plant roots and subsequently into upper portion of the plant is partly due to osmosis। पूरे body of tree में घूमना मतलब वाटर सप्लाई करना वो ऑस्मोसिस की वजह से होता है। The preservation of meat by salting and of fruits by adding sugar protects against bacterial action। मतलब बैक्टीरिया की एक्शन से बचाता है ये salting of meat and adding sugar to the fruit product। Though the process of osmosis, a bacterium on salted meat or candied fruits loses water, shrivels and dies। Okay, so bacterium on salted meat or candied fruits loses water and shrivels and it dies। वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हुए किसके? ऑस्मोसिस रिएक्शन के। ठीक है, अब ऑस्मोसिस का लास्ट टॉपिक हमें दिया है एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब एक्सप्लेन आरओ सिस्टम एंड वाटर प्योरिफिकेशन तो आरओ सिस्टम और रिवर्स ऑस्मोसिस उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो the direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side। बराबर, क्या कहना चाहते हैं एक बार समझ लेते हैं बच्चों। सपोज दो वेसल में वन साइड हमने रखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके, फिर यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्ट वाटर है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे प्योर वाटर सॉल्वेंट है, मतलब फ्रेश वाटर है जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब है कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड स्पॉन्टेनियसली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टार्ट होगा, उसे कहेंगे ऑस्मोसिस। बराबर, आपको याद करा दूं, मैंने पहले बोला आपको लेफ्ट साइड सॉल्वेंट है मतलब फ्रेश प्योर वाटर, राइट साइड सॉल्यूशन है सॉल्ट वाटर है। तो आपको पता है ऑस्मोसिस में क्या होगा, लोअर से हायर की साइड सॉल्वेंट का फ्लो स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन आप सोचो इस फ्लो को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर चाहिए उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई लगाओगे तो फ्लो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन हमें उससे भी ज्यादा प्रेशर देना है,
if we apply pressure more than osmotic pressure pi, अगर पाई से भी ज्यादा प्रेशर पिस्टन से लगाओगे तो होगा क्या, होता ये है कि सॉल्वेंट को रोकना था, सॉल्वेंट रुक ही जाएगा, लेकिन उससे भी ऑपोजिट सॉल्वेंट का फ्लो जो लेफ्ट टू राइट साइड जाने वाला था वो कहाँ जाएगा, राइट टू लेफ्ट। समझ में आया? स्पॉन्टेनियसली सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन की साइड फ्लो जाएगा, पाई लगाओगे तो फ्लो स्टॉप होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रेशर लगाया तो सॉल्यूशन या सॉल्ट वाटर से सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, फ्रेश वाटर में, एंड दैट फ्रेश वाटर इज कॉल्ड आरओ वाटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो ये आरओ सिस्टम का प्रोसेस है। जनरली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर सेलुलोज एसीटेट की शीट ली जाती है। तो एक्सपेरिमेंट समझ गए हो आप, सीधा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side. This is now the pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane. इसी वजह से solution side से solvent का flow start होता है, उसे आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। बराबर, डायग्राम में ध्यान रखना, राइट साइड सॉल्ट वाटर, लेफ्ट साइड फ्रेश वाटर। is of great practical utility. Reverse osmosis is used in a desalination of sea water. Desalination of sea water मतलब sea में से saline मतलब salt को remove कर सकते हैं। A schematic setup for the process आपको show किया है। When the pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of the seawater through membrane. A variety of polymer membranes are available for this purpose. A pressure required for the reverse osmosis is quite higher. A workable porous membrane is a film of cellulose acetate placed over the suitable support. Suitable support पर आपको cellulose acetate का पूरा एक फिल्म अरेंज किया जाता है। जैसे आपके आरओ सिस्टम में घर पे देखना, एक पूरा राउंड शेप का एक फिल्म होता है, उसे बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेलुलोज एसीटेट इज परमिएबल टू वाटर, बराबर, उसमें से वाटर पास होता है, बट इम्परमिएबल टू इम्प्यूरिटीज एंड आयंस प्रेजेंट इन सी वाटर। तो सी वाटर के आयंस या इम्प्यूरिटी उसमें से पास नहीं हो सकती। These days, many countries use desalination plant to meet their potable water requirement. बराबर, most of countries में आरओ सिस्टम घर पे ही होता है, पोर्टेबल रिक्वायरमेंट्स, उससे वो लोग प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बस पहले रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दो, फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल दो, और लास्ट में एक्सप्लेन करो कि कैसे लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट टॉपिक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो हम इस आज के टॉपिक में हम पढ़े हैं, पहला व्हाट इज ऑस्मोसिस, दूसरा व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा एग्जांपल, फोर्थ व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, फिफ्थ डिराइव पाई, सिक्स क्वेश्चन व्हाई पाई मेथड इज बेस्ट फॉर फाइंडिंग मोलर मास, सिक्स मेथड व्हाट इज आइसोटोनिक, हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, फिर 7 वापिस एग्जांपल पढ़े, और 8 आरओ सिस्टम। ओके, तो बहुत अच्छा चैप्टर है और उसमें भी बहुत अच्छा टॉपिक है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।